हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी लाइव क्लासेस में। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप? तो आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे, क्योंकि स्टार्ट कर देना है। तो गद्य में हमें पढ़ना है, हमारा लेसन 11 है। इससे पहले आपने कौन सा लेसन पढ़ा था? लेसन 10 पढ़ा था, जो कौन सा था बता सकते हैं आप? कौन सा लेसन था? नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा आपने पार्ट पढ़ा था, वो हमारा गद्य में पार्ट 10 था। और अब है हमारा पार्ट 11 बाल गोविंद भगत। इस पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। और आपको साथ ही स्टूडेंट इसमें ध्यान भी रखना है कि इस पार्ट में इस पार्ट से जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं MCQ, वो भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। और छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो हमें ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। जो भी हम पढ़ेंगे मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी कि आपको कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, बहुत आसान से शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कठिन शब्द आते हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर उनको सर्कल कर लीजिए, उसके ऊपर, उस कठिन शब्द के ऊपर आप उस अर्थ को लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं सारे ही एक्सप्लेन करती रहती हूँ। अगर कोई मुझे लगता है कि कठिन शब्द है तो उसका अर्थ भी मैं साथ में बताती हूँ आपको। तो स्टूडेंट, ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए फिर से हम प्रॉपर स्टडी जैसे करते थे वैसे ही करते रहेंगे। तो लेसन 11 है आज हमारा बाल गोविंद भगत, ये पाठ का नाम है। और इस पाठ को लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। रामवृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ था? मुजफ्फरपुर ज़िले में, ठीक है। बेनीपुरी गांव में, कौन सा गांव है ये? बेनीपुरी इनके गांव का नाम है, जो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये मुजफ्फरपुर कहाँ है? ये है बिहार में। कहाँ? बिहार में। और इनका जन्म हुआ था 1899 में। 1899 में इनका जन्म हुआ था। किसका? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म हुआ था 1899 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये जन्म हो गया इनका। कहाँ हुआ था आपको ध्यान रखना। देखिए, बेसिक चीज़ें स्टूडेंट आपको ध्यान रखनी चाहिए। मुजफ्फरपुर ज़िले है ना, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में, आपको ये ध्यान रखना है, बिहार में है मुजफ्फरपुर ज़िला, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और गांव क्या था? बेनीपुरी गांव। अब आपको बेनीपुरी तो नाम में लिखा हुआ मिल रहा है, और इनका नाम क्या था? रामवृक्ष। तो माता पिता का निधन इनके बचपन में ही हो गया था। इनके जो माता पिता थे बचपन में ही निधन हो गया था इनके माता पिता का। तो इस कारण इनके जो आरंभिक जीवन के वर्ष थे वो बहुत ही अभावों में और कठिनाई में बीते। तो आप समझ सकते हैं ना कि किसी बच्चे को छोड़कर अगर उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता दोनों मर जाएं छोटी कम उम्र में ही, तो फिर क्या हो जाएगा? उसको तो भाई कोई सुविधा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। उसका केयर करने वाला, उसको खिलाने पिलाने वाला या जो भी उनकी देखभाल है उसको करने वाला कोई रहेगा नहीं। तो भाई इनका जो जीवन था, आरंभिक जीवन के वर्ष थे, अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। अब इन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? 10वीं तक, केवल 10th तक। जिस क्लास में आप हो, ये भी इससे याद रख सकते हैं कि आप 10th क्लास में पढ़ते हो, तो इन्होंने भी केवल 10th क्लास तक की पढ़ाई की थी। और उसके बाद ये 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चला था। तो उसमें अब देखो, उस समय ये 19 कब की बात हो रही है? 1899 की। और 1900 उसके बाद लगा लीजिए आप, तो वो दौर कौन सा था? 1857 में आपने वो पढ़ा था ना, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसके बाद से हिस्ट्री में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। स्वतंत्र अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। तो 1920 में ऐसे ही स्वाधीनता आंदोलन से ये जुड़ गए। देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, महात्मा गांधी चला रहे थे, और भी नेता बहुत सारे चलाते थे। तो महात्मा गांधी मेन रूप से, तो उनके उस आंदोलन से वो जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। अब उस समय क्या होता था, जो भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेता था, ठीक है, ऐसे काम करता था, देश को आज़ाद कराने वाले काम करता था, तो अंग्रेज उसको पकड़कर जेल में डाल देते थे और फिर भाई लोगों को जेल में रहना पड़ता था। तो इसीलिए ये कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हो गया। कब हो गया? देखिए, 1968। अब आपको ध्यान रखना है कि इस बीच वो कितने साल तक जीवित रहे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1899 से 1968 तक कितने साल हुए, इतने साल वो जीवित रहे, ठीक है। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं
अब जब वो 15 ही साल के थे, केवल 15 ईयर्स के। अब 10th का स्टूडेंट अगर 15 ईयर्स का है तो आप समझ सकते हैं ना, आप ही के बराबर होंगे। तो इतनी ही एज में देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, उनकी जो रचनाएं थी पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वो लिखते थे, कविताएं लिखते थे, कहानी जो भी कुछ लिखते थे बस न्यूज़पेपर वगैरह में, और जो बुक्स होती हैं जो मंथली या फिर वीकली जो पुस्तकें आती हैं ना, तो उनमें उनकी रचनाएं छपने लगी। वे बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार थे वो, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत अच्छी अच्छी खबरें वो लिखा करते थे, जानकारियाँ दिया करते थे। अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया था। अनेक क्या पत्र पत्रिकाओं, यानी कि पत्र भी और पत्रिकाओं। पत्र किसको कहते हैं, वो नहीं लेटर नहीं, जो न्यूज़पेपर होते हैं उसको भी पत्र बोलते थे, समाचार पत्र बोलते हैं ना हिंदी में। अब वैसे हम न्यूज़पेपर बोल देते, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे उसको, समाचार पत्र। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूज़पेपर का, बहुत सारी बुक्स का उन्होंने क्या किया था, संपादन कार्य भी किया था। जिनमें कौन कौन से मुख्य हैं, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक। अब ये कैसे हैं, पत्र पत्रिकाओं के नाम, जैसे आपकी नंदन आती है, चंदा मामा आती है, ऐसी बुक्स आती हैं छोटी मोटी, ठीक है। और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, और बड़ों की आती है, सरिता आती हैं, कादम्बनी आती है, बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं। और न्यूज़पेपर आप जानते ही हैं ना, दैनिक जागरण, अमर उजाला और नवभारत टाइम्स वगैरह, बहुत सारे आते हैं ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर अलग अलग हर क्षेत्र में भी, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग आते हैं। तो वो न्यूज़पेपर जो होते हैं और जो ये बुक्स होती हैं जो आती हैं, वो कुछ तो वीकली आती हैं, एक वीक में आती हैं, कुछ 15 दिन में, ठीक है, कुछ 8 दिन में आती है, कुछ 15 दिन में आती है, कुछ 1 महीने में आती हैं। ऐसे उनका एक फिक्स वो होता है कि वो मंथली हैं। तो इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, मासिक, है ना, साप्ताहिक, दैनिक। अब जो न्यूज़पेपर होते हैं रोज़ आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, दैनिक, प्रतिदिन आने वाली, ठीक है, प्रतिदिन छपते हैं वो, तो वो दैनिक, साप्ताहिक सप्ताह में आने वाले, और मासिक मास में 1 महीने में आने वाले। तो इनका ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह, पुस्तिकाएँ थी जिनका इन्होंने संपादन किया। उनमें कौन से, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं। अब देखो, गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। अब गद्य में अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। विधा तो आप जानते हैं ना, संस्मरण, यात्रावृत्त और कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवन आलोचनाएं, ये सारी क्या होती है, अलग अलग गद्य की विधाएं होती हैं, अलग अलग रचनाओं के। जैसे कोई भी अपनी रचना लिखता है ना, अलग तरीके से लिखता है, वो अलग अलग उनको नाम दिए, किसी को गद्य कह दिया। अब उनकी अपनी विशेषता होती है, किसी को आलोचना कह दिया, किसी को जीवनी कह दिया, सब अलग अलग तरह से लिखी जाती हैं। किसी को यात्रा वृत्त कह दिया, यात्रा वृत्तांत कह दिया। तो बस इसी तरह से उन्होंने क्या किया था, विधाओं में उन्होंने लेखा, गद्य की बहुत सारी विविध विधाओं में, यानी कि बहुत सारी विधाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी और उनको प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। उनका जो पूरा साहित्य है, चाहे उन्होंने नाटक लिखे, कहानी लिखी, कविताएं लिखी, जो भी कुछ उन्होंने लिखा, तो वो सब उन्होंने उनका एक पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली, क्या, बेनीपुरी रचनावली, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बेनीपुरी रचनावली, बेनीपुरी रचनावली, ये एक उनका पूरा क्या है, ग्रंथ हो जाएगा, पूरा साहित्य उन्होंने इसके 8 खंडों में प्रकाशित किया है। ये पूरा इनकी एक बुक हो गई। ऐसे मान लीजिए इसके कितने खंड हैं, 8 खंड हैं इसके, और 8 भागों में ये इनकी सारी रचनाएं यहाँ पर संकलित हैं। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, ठीक है। अब उनकी जो है रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। यात्रा करते हुए, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, राहुल सांकटन को लहासा की ओर पाठ पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा। तो वो उनको भी राहुल जी को घूमने का बड़ा शौक था, वही घूमते रहते थे, लहासा गए, इधर गए, उधर गए, इसलिए उनको बहुत सारी विधाएं भी बहुत सारी भाषाएं भी सीखनी पड़ी। बस उन्होंने भाषाएं सीखी, वहाँ घूमते गए और उसको लिखते गए। तो इसी तरह से इनको भी क्या था, इन्होंने इनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, ठीक है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो भी यात्राओं के महत्वपूर्ण पड़ाव थे, यानी कि कैसे, जैसे पतितों के देश में। अब यात्राओं के महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी कि घूमने की बात नहीं हो रही यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उन्होंने अलग अलग विधाओं में रचना की, और अलग अलग उनके ऐसे टॉपिक थे ना, अलग तरह से। जैसे उपन्यास भी लिखे, उपन्यास जो लिखी जाती है उसकी लैंग्वेज या उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है, कहानियों का अलग होता है, ठीक है, यात्रा वृत्त का अलग होता है। तो ऐसे इनकी रचनाएं जो थी ये यात्रा के महत्व
महत्वपूर्ण पड़ाव थे, अर्थात अलग अलग विधाओं में, जबकि जो राइटर होते हैं ना वो लिखते हैं तो उनका एक मेन होता है कि भाई हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते थे। तो उनमें क्या है, पतितों के देश में, ये एक उपन्यास है पतितों के देश में। चिता के फूल ये एक कहानी है। अम्बपाली ये नाटक है, देखो नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखी, कहानी भी लिखी। और माटी की मूर्ति ये रेखा चित्र है, ये बिल्कुल गद्य की अलग विधा हो गई। तो सारी अलग अलग विधाएं, इसलिए उन्होंने कहा यात्रा के पड़ाव। किस यात्रा के पड़ाव, वो घूमने वाली यात्रा के पड़ाव नहीं, किसके, लेखन की यात्रा के पड़ाव, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए कहा था ये जंजीरें और दीवारें ये क्या थे, इनके संस्मरण थे। संस्मरण मैंने आपको बताया था गद्य की एक विधा है जिसमें हम किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी भी स्थान के बारे में, व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में हम जब याद करके लिखते हैं, संस्मरण करके, है ना, याद करके मेमोरी के आधार पर लिखते हैं। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, अब देखो इन्होंने रचनाएं कैसे लिखी कि उसमें उनकी रचना, अब ये जब किससे प्रेरित थे, मैंने अभी बताया ना, जब आज़ादी की बात हो रही थी, महात्मा गांधी के आंदोलन में 1920 में ये कूद पड़े और कई बार जेल गए, तो इनकी सारी रचनाएं किससे प्रेरित हैं, स्वाधीनता की चेतना से, कि भाई उठो जागो, अपने देश को आज़ाद कराओ। तो स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता कि मनुष्यता को बचाओ, मनुष्य बनो, ठीक है, स्वार्थी मत बनो, इस तरह की इनकी चिंताएं मिलती थी इनकी रचनाओं में। और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है, और इतिहास की व्याख्या यानी किस अनुरूप, उसी समय के अनुरूप जो इतिहास चल रहा था उसकी वो किस तरह से उसकी व्याख्या करते थे। इस तरह से ये क्या थे, इनको क्या कहा जाता था, कलम का जादूगर कहा जाता था। कलम का जादूगर, क्यों कलम का जादूगर कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने कोई एक ही तरह की रचनाएं नहीं लिखी, किसी एक ही विधा में रचनाएं नहीं लिखी, अलग अलग विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, ऐसी अनेकों विधाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी। इसलिए इनको रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अब जो इनकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये कहानी नहीं है, क्या है, ये पाठ आपको ध्यान रखना है, क्या है, ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र, अभी मैंने आपको बताया था इन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं लिखी थी, ठीक है। रेखा चित्र, तो आपको ये ध्यान रखना है, बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो कोई कहानी नहीं है, वो क्या है, रेखा चित्र विधा की रचना है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। देखो अभी इन्होंने बताया था ना, अभी हमने देखा था, जाना था कि जो ये थे, या तो इन्होंने अपनी रचनाओं में स्वाधीनता की बात की है, देश को आज़ाद कराने की, या उस समय जो समाज में जो हो रहा था उनकी बात की, लोगों को जगाने की बात की। जगाने से मतलब क्या, सो रहे हैं जगा दें, नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं। तो सोने से जगाने की बात यानी कि उसको जागरूक करने की बात, उसके विचारों में परिवर्तन लाने की बात, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्रांति की बातें की। लोग जो आडंबरों में, दकियानुसी विचारों में रहते थे, उन्होंने कहा कि अपने उन विचारों को फेंको दिमाग से निकाल के, नए नए विचार अपनाओ। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे एक विलक्षण चरित्र का निर्माण किया। ऐसा एक व्यक्ति था, एक अलग से मतलब अलग सोच रखने वाला विलक्षण चरित्र का व्यक्ति का उद्घाटन इस पाठ में उन्होंने किया है, जो मनुष्यता का, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने रेखा चित्र के एक ऐसा चित्र अंकित किया लोगों के मन पे, ऐसी रेखा चित्र उन्होंने लिखा जो किसका प्रतीक है, मनुष्यता का प्रतीक है। यानी कि उसमें मनुष्यता जो है कूट कूट कर भरी होती है। लोग आजकल समाज में क्या करते हैं कि वो इतने स्वार्थी होते हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को वो कितना भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, सच का साथ कभी वो देते ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, मनुष्यता का, लोक संस्कृति यानी कि लोक और संस्कृति, लोक संस्कृति का जो उस समय की संस्कृति थी। अब जैसे हम हैं इस समय, अगर सपोज अभी हमारा जो समाज है वो अभी से 10 साल पिछले पहला या 20 साल पहला जैसा नहीं रहा, चेंज हो गया, तो हमें उस समय की संस्कृति के अनुसार खुद को चलना चाहिए और अपने विचारों को, अपनी आदतों को भी बदलना चाहिए, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक उस अपने कैरेक्टर को बनाया। कौन से कैरेक्टर को, बाल गोविंद भगत को, ठीक है। ये एक कैरेक्टर है, तो उसका सामूहिक चेतना का प्रतीक बताया कि भाई देखो ये कैरेक्टर ऐसा था, तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए।
वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। और इस पाठ में क्या बताया गया है कि वेशभूषा पहन लेने से या बाह्य दिखावे का आडंबर करने से, ठीक है, दिखावा करने से, दिखावे के अनुष्ठान करो, उससे कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी क्या होते हैं आजकल के, बस भैया ऐसे ऐसे कपड़े पहन लिए, कलरफुल सन्यासी वाले कपड़े पहन लिए, लंबा सा तिलक लगा लिया और माला डाल दी, ये सब कर लिया। तो उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि इस वेशभूषा से या फिर कि कोई अनुष्ठान कर लिया, भजन गा रहे हैं या फिर कोई मंत्र पढ़ रहे हैं या फिर कोई साधना कर रहे हैं, उससे कोई सन्यासी नहीं होता। उन्होंने कहा कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार है। क्या है, हमने इससे पहले भी 9th में भी ये चीज़ें पढ़ी थी। साखियाँ जब हमने कबीर की पढ़ी थी तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको ये बताने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर भी लेखक ने यही बताया है कि सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सन्यास क्या है, हमने उसमें था ना कि आपने एक बीच का मार्ग बताया था, आपको याद होगा, है ना। तो उन्होंने कहा था कि जो बीच का मार्ग अपनाओ जो इंद्रियों को वश में करने से मिलता है, प्राप्त होता है हमको, ठीक है। कबीरदास ने एक ऐसा मार्ग बताया था, ठीक है। तो उसी तरह से इन्होंने क्या कहा कि हमें कपड़े रंगने की, अनुष्ठान करने की, आडंबर करने की, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्या होना चाहिए, सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते। हम ग्रस्त रहते हुए भी, हम अपने सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं। कैसे, अपने विचारों से, अपने कर्मों से हम सन्यासी हो सकते हैं। तो यही इस पाठ में दिखाने की कोशिश की है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। वो सन्यासी थे नहीं, कौन, अब हम सीधे सीधे क्या करते हैं, बाल गोविंद भगत की बात कर लेते हैं। भाई बाल गोविंद भगत जो थे वो क्या थे, वेशभूषा से किसी चीज़ से सन्यासी नहीं थे। और वो क्या थे, आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा। बस मैंने ऐसे एक कैरेक्टर थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया ताकि आपको याद रहे। तो ये इनको हम क्या मान लेते हैं, बाल गोविंद भगत मान लेते हैं। तो बाल गोविंद भगत क्या थे, ये कोई वेशभूषा से या ऐसे वाले सन्यासी नहीं थे जो आजकल हुआ करते हैं समाज में, ऐसे नहीं थे, ये गृहस्थ थे, ठीक है। और सन्यासी से इसमें क्या था, बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। ये गृहस्थ थे लेकिन फिर भी लेखक को ये सन्यासी जैसे लगे, किस क्यों, और ये पाठ क्या है, इसको आगे पढ़ेंगे क्यों लगते थे, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे। और ये पाठ क्या है, सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। जो हमारा चैप्टर है बाल गोविंद भगत, समाज में जो रूढ़ियाँ व्याप्त हैं, ठीक है, रूढ़ियाँ जो हमारी परंपराएं हैं जो सड़गल गई हैं, जिनका अभी कोई औचित्य नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उन परंपराओं को वैसे का वैसे मानते चले जा रहे, देख नहीं रहे, सोच नहीं रहे, बस ऐसा होता है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो होना ही चाहिए। तो ये सब क्या है, रूढ़िवादी विचार, रूढ़िवादी परंपराएं हैं। इन पर भी लेखक ने क्या किया है, प्रहार किया है। प्रहार करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी को मार देते हैं। भाई प्रहार करेंगे तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। भाई जब अब यहाँ से ऐसा तो नहीं है कुल्हाड़ी ले ली और रूढ़ियों पर प्रहार कर दिया, उसको मार दिया, काट दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे कर सकते हैं हम रूढ़िवादी चीज़ों पे प्रहार, हम अपने दिमाग से, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, जब हमारे अंदर उतना ज्ञान होगा तब हम उन रूढ़ियों को हटा सकते हैं। भाई इन चीज़ों को जिनको हम मान रहे हैं उनका तो कोई मतलब नहीं है, हम अपने विवेक से ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो रेखा चित्र है, जो हमारा पाठ है बाल गोविंद भगत, इससे क्या होता है, ग्रामीण जीवन की, जो गांव का जीवन होता है, उसकी एक बहुत सुंदर सी झांकी आपको देखने को मिलेगी अगर आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है, समझेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस आप उस पल को जी रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको, गांव की सारी संस्कृति, सारी गांव का जो चित्र है उसको आप केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसको इमेजिन करने लगेंगे और उसको एंजॉय करने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाठ हमारा बाल गोविंद भगत। अभी तक हमने क्या देखा स्टूडेंट, हमने देखा कि जो बाल गोविंद भगत पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है, रेखा चित्र। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी जो गद्य आता है, हमारा एग्ज़ाम में गद्य आता है, तो देखिए हमें एग्ज़ाम की भी बात कर लेनी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देना। भाई हर चीज़ के लिए एग्ज़ाम, ज़िंदगी तो क्या है, एक एग्ज़ाम है। अब ये वाले एग्ज़ाम थोड़े अलग होते हैं, जो लाइफ में चलते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो क्या हो गया कि अब हमें हर एग्ज़ाम में पास होना है, तो कैसे हो जाएंगे, हम अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो भाई चैप्टर में अभी को आपको जो काम करना है उसको
तो बाल गोविंद भगत हमारा पाठ है वो किस विधा में लिखा गया? रेखा चित्र। मैंने आपको बताया कभी कभी गद्य आ जाता है, उसमें ये बात नहीं लिखी होती है कि ये पाठ रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। आपसे एक्स्ट्रा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाठ के लेखक कौन है। केवल आपको बुक में ऐसे एक गद्य दे दिया और वहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछ ले, पाठ के लेखक का नाम बताइए या फिर ये पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिए। आप लिख भी सकते हैं, अपने पार्ट के जो नोट्स बनाएंगे वहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। यस, अब इसमें क्या हो गया, देखो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आ गए। अब ऐसा हुआ है मेरे साथ, कई बार एग्जाम्स में ऐसा हुआ है, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि कभी कभी एग्जाम्स में बड़ा फ़नी है, पर हाँ ऐसा बच्चे करते हैं और मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे गद्य लिखा हुआ आ गया, बुक में से गद्य आ गया पूरा डिट्टो, ऐसे ही आपसे एक पैराग्राफ आपको लिखा हुआ आ गया। नीचे मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछती हूँ कि 5 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मैंने पूछ लिया कि इस गद्य ये पाठ किस विधा में लिखा गया है, ठीक है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो बच्चे दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बहुत फ़नी मूड में दे देते हैं, ऐसे ही फ़नी लैंग्वेज लिख देते हैं वहाँ पे कि इसका तो पता ही नहीं है या फिर ये तो गद्य में दिया ही नहीं है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज लिखते हैं तो मुझे हंसी भी आती है, लेकिन साथ ही मुझे दुख भी होता है कि आपको उस चैप्टर के बारे में जो भी हम पढ़ लें उसके बारे में पता होना चाहिए। या तो फिर हम ना बताएं तो ठीक है कि चलो भाई टीचर ने नहीं पढ़ाया था तो ये गलती हो गई टीचर की, लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना है। तो बेटा ऐसे आंसर कभी नहीं लिखने चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ये कहानी विधा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, जो भी है, ठीक है। अब चलिए समझ गए आप। यहाँ से हमने क्या देखा, बाल गोविंद भगत, पाठ के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेनीपुरी के बारे में डीपली नहीं पूछा जाएगा आपसे कि इनकी भाई उनका जन्म के बारे में बताइए, उनकी जन्म कब हुआ था ये बताइए, मृत्यु कब, ऐसा नहीं पूछा जाता है। बस आपसे चैप्टर के रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जा सकते हैं कि पाठ किस विधा में लिखा गया है और पाठ के लेखक कौन है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यस, नेक्स्ट हमारा देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे तो आप समझ गए होंगे कि क्या, बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बिल्कुल फेयर था, उनका गोरे चिट्टे थे, है ना। अब फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं जैसे वाइट बोर्ड पर कलर ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है लोगों का, ऐसा नहीं होता, फेयर कलर वो दूसरा होता है, ठीक है। अब उनका जो बाल गोविंद भगत थे वो मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी। गोरे चिट्टे कैसे थे कि बिल्कुल एकदम से गोरे थे, ये एकदम से क्या थे बाल गोविंद भगत, भाई देखो गोरे थे। यहाँ पे मैंने ये गंजे इसलिए बना दिए हैं ताकि हम इनका मेकअप करते रहें, जैसे जैसे हम पढ़े वैसे वैसे हम इनका मेकअप करते रहे, भाई तभी तो समझ में आएगा। तो कैसे थे, एक तो ये गोरे चिट्टे थे, साफ सुथरे थे, भगवान ने इनको फेयर कलर दिया था। और उसके बाद ये कैसे थे, मझोले कद के। अब मझोला कद हम कैसे जानेंगे, देखो अब आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की हाइट तो क्या होती है, कैसी होती है कुछ लोगों की हाइट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि बताइए बाल गोविंद भगत का जो कद था वो कैसा था, लंबे थे, ठिगने थे, छोटे थे, मझोले थे। वहाँ पर भी अक्सर अभी लास्ट वाले एग्ज़ाम में जो बच्चों का हुआ था तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ से रॉन्ग किया। अब देखो ये सपोज मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर देखो हमने एक पिक्चर ये ड्रॉ कर दी, ये भी पूरा जो भी है समझ लीजिए जेंट्स ही है कोई, है ना, तो हम यहाँ पे इसको ये कर देते हैं, इन्होंने भी बनियान बना देते हैं। और एक हम क्या करते हैं, ये देखो एक हम यहाँ पे कैरेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको आप कैरेक्टर मान लीजिए पूरा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऐसे ही कर दिया, देखो ये हंसने की बात नहीं है, और अगर हंस भी रहे तो बहुत अच्छी बात है, हंसना ही चाहिए। तो मुझे क्या बताना था, मझोला कद बताना था, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा यहाँ पर किया है, ठीक है। अब ये क्या था कि देखो अब मझोले कद के थे बाल, ताकि ये पिक्चर आपके माइंड में रह जाए, क्योंकि मैं देखिए क्या होता है सीखने की कोशिश करती हूँ कि बच्चों ने भाई क्यों मैंने इतना बताया था, मझोला कद, ऑप्शन भी दिए हैं वहाँ पर, ठीक है। MCQ में ये क्वेश्चन पूछा गया और फिर भी स्टूडेंट्स ने सही आंसर नहीं दिया, तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं इस तरह के ये जो पिक्चर ड्रॉ कर देती हूँ हिंदी में भी, इसलिए मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप सीख जाए। तो इसमें क्या है, देखो ये थे गोरे चिट्टे थे, सुंदर से थे, यानी कि फेयर कलर था इनका। और फिर क्या कहते हैं, मझोले कद के। अब मझोले कैसे हो गए, मझले वाले, बीच के, यानी कि ना तो ये ज़्यादा लंबे थे ना ज़्यादा छोटे थे, ये भी नहीं थे ये भी नहीं थे, तो ये कैसे हो गए, मझले कद के या मझोले कद के, ठीक है, मझले या
मझले भी लिख देते हैं, मझले कद के थे या फिर मझोले कद के। आपके उसमें क्या लिखा, मझोले, मझोले, ठीक है, मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। आप याद रखेंगे स्टूडेंट ना, तो हमने इतना ही पढ़ना है आज, बस हो गया हमारा टाइम, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत कैसे थे, मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, आदमी थे, ठीक है। मझोला ध्यान रखना है आपको बिल्कुल, पिक्चर ना लंबे, इनको इसको क्या कह देंगे हम, लंबा कह देंगे, लंबा है ना, लंबा या लंबे कह देंगे, चलो ठीक है, लंबा ही लिख देती हूँ मैं। और इसको क्या कह देंगे, छोटा, छोटा या गट्टा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका एमसीक्यू में पूछा जाता, और अक्सर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, छोटा यानी कि जिसकी हाइट कम होगी, लंबा जो लंबा होगा। अब जो बीच का होता है ना, उसको क्या कहते थे, मझोले कद का। तो स्टूडेंट यस, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।